बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 19 है आज हमारा। और हम इसमें नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ द पैरेलल सर्किट। अगर सीरीज सर्किट आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया है तो फिर आगे आने वाले टॉपिक्स जो हैं वो हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे जल्दी जल्दी। सीरीज सर्किट को बहुत अच्छे से टाइम लगा के आप लोगों ने समझना है, उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने। बेसिक स्ट्रांग हो जाती है तो फिर आगे चीज़ें हम तेज़ी से बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, आगे की चीज़ों में हमें इतना टाइम नहीं लगता। तो पैरेलल सर्किट जो है वो मैं यहाँ पर आप लोगों को स्टार्ट करवा रही हूँ। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट आर पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट होता है बेसिकली कि एक तो डेफिनेशन इसकी ये है कि जब हमारे पास रेजिस्टर्स या कोई कंपोनेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल उनकी टू लेग्स हैं, ठीक है, तो इसकी लेग नंबर ए, इसकी लेग नंबर ए ये ज्वाइन हो जाए आपस में, और इसकी लेग बी, इसकी लेग बी ये ज्वाइन हो जाए, तो ये कहलाएंगे कि ये पैरेलल में लगे हुए हैं। ठीक है, अगर इसके साथ में एक सप्लाई और भी लगा दूं तो मैं कहूंगी कि सप्लाई और ये दोनों रेजिस्टर्स आपस में पैरेलल में लगे हुए हैं, क्योंकि अब इसकी भी लेग ए इस लेग ए के साथ में और इसकी लेग बी इसके साथ में ज्वाइन हो रही है। लेग बोल दें या टर्मिनल्स का लफ्ज ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ से एक तो डेफिनेशन ये हो गई। ठीक है, ये बिल्कुल इस इन इट इज इन कंट्रास्ट विद द सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट के अंदर क्या होता है कि रेजिस्टर का सिर्फ एक ही टर्मिनल एक डिफरेंट कंपोनेंट के साथ में अटैच हुआ है, इसका इसका जो दूसरा टर्मिनल है वो डिफरेंट कंपोनेंट के साथ अटैच है। ठीक है, ये देखें, अगर इसके दो टर्मिनल्स हैं ए और बी, ठीक है, रेजिस्टेंस R1 के, तो ए टर्मिनल इसका बैटरी के साथ अटैच हुआ हुआ और बी टर्मिनल इसका दूसरे रेजिस्टर के साथ, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर यही रेजिस्टर R1 है तो इसका ए टर्मिनल जो है वो भी R2 के साथ में अटैच है और उसका बी टर्मिनल भी R2 के साथ अटैच है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द पैरेलल कंपोनेंट्स। ठीक है, ये सीरीज हो गए, ये पैरेलल हो गए। उसके अलावा पैरेलल सर्किट की डेफिनेशन जो है वो ये है कि हमारे पास एक क्लोज लूप नहीं होती बल्कि एक क्लोज लूप से ज्यादा क्लोज लूप्स होती हैं, लिहाजा करंट भी हमारे पास, करंट के पास जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। मिसाल के तौर पे ये सर्किट पैरेलल है तो उसमें करंट के पाथ दो हो गए, दो क्लोज लूप होंगी। तो हम इसको ब्रांच करंट भी कहते हैं कि इस ब्रांच में कुछ और करंट है, इस ब्रांच में कुछ और करंट है, या इस R1 के अक्रॉस कुछ और करंट है, इस R2 के अक्रॉस कुछ और करंट है। तो ये एक और डेफिनेशन हो गई आसान सी। जैसे हम सीरीज सर्किट के अंदर डिफाइन करते थे कि सीरीज सर्किट के अंदर जो है वो एक ही पाथ होता है करंट के लिए, यहाँ पे डेफिनेटली डिफरेंट डिफरेंट पाथ होंगे। तो ये डेफिनेशन हमने समझ ली पैरेलल सर्किट की। एग्जांपल्स यहाँ पर मैंने बनाई नहीं है, इसमें देखें ये दो रेजिस्टर्स जो हैं R1 और R2 किस तरीके से पैरेलल लगे हुए हैं। यहाँ पर देखें R1 R2 ये सारी कॉम्बिनेशन जो है वो पैरेलल सर्किट की हैं। तो अलग अलग तरीके से इनको जोड़ दिया, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो ये सारे सेम सर्किट हैं। ये R1 और R2 है, ठीक है, ये R1 हो गया, ये R2, और ये सारे के सारे पैरेलल सर्किट है। अच्छा, अब जनाब हम आगे पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं पैरेलल सर्किट की। पैरेलल सर्किट की प्रॉपर्टीज हमें देखनी है कि वोल्टेज कैसे बिहेव करता है, करंट कैसे बिहेव करता है, रेजिस्टेंस कैसे बिहेव करती है। तो हम बारी बारी देखते हैं। अच्छा, वोल्टेज जो होता है वो पैरेलल कंपोनेंट्स के अंदर सेम रहता है पैरेलल सर्किट में। ओके, ये सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि पैरेलल कंपोनेंट्स के अंदर वोल्टेज जो होगा वो सेम होगा। अगर वोल्टेज जो है वो सप्लाई का वोल्टेज 5 वोल्ट्स है तो यहाँ पे भी 5 वोल्ट्स होगा, ये भी 5 वोल्ट्स होगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेलल सर्किट इन कंट्रास्ट विद द सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट के अंदर ऐसा नहीं होता था, अलग अलग रेजिस्टर के अक्रॉस अलग अलग वोल्टेजेस होते थे, यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये बात जहन में रखिएगा कि व्हाट इज द वोल्टेज बिहेवियर, वोल्टेज अक्रॉस द पैरेलल कंपोनेंट्स आर सेम। करंट जो है वो डिफरेंट ब्रांचेस में पैरेलल कंपोनेंट्स के अंदर डिफरेंट होगा। ये देखें, ये जो है अगर मेरे पास एक सर्किट है, इसमें ये अलग ब्रांच है, ये अलग ब्रांच है, तो R1 के अक्रॉस अलग करंट फ्लो होगा, R2 के अक्रॉस अलग करंट फ्लो होगा, अलग अलग रेजिस्टर्स पे अलग अलग करंट फ्लो होगा। इन कंट्रास्ट विद द सीरीज सर्किट, उसमें एक ही पाथ था, एक ही करंट था। तो यहाँ सीरीज सर्किट के अंदर हर कंपोनेंट में सेम करंट होता है, जबकि पैरेलल सर्किट के अंदर हर कंपोनेंट में अलग अलग या ब्रांच में अलग अलग करंट होता है। तो करंट की प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा, ओवरऑल रेजिस्टेंस जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है अगर हम
पैरेलल में कनेक्ट करें। रिड्यूस होने का क्या मतलब है, टोटल रेजिस्टेंस की मैं बात कर रही हूँ, ओवरऑल रेजिस्टेंस की। मिसाल के तौर पे सिंपल सा एक सर्किट है, रेजिस्टेंस मेरे पास 10 ओम्स है, करंट मेरे पास 1 एम्पियर होगा टोटल करंट। लेकिन अगर मैं R1 बहुत सारी पैरेलल लगा दूं 10 ओम्स की, तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगी पैरेलल सर्किट की वो निकाली जाती है इस वाले फॉर्मूले से। ये वाला फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है कि जितनी भी रेजिस्टेंस होती हैं उनको, उनके रेसिप्रोकल को हम जमा करते चले जाते हैं, R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो अब जब हम उनको पैरेलल जमा करते हुए चले जाते हैं तो हम अब करेंगे यहाँ पर भी यही काम, 1/10 1/10 1/10 3 दफा हमने इसको जमा किया। इसको पूरा सॉल्व किया तो मेरे पास जो टोटल रेजिस्टेंस आ रही है वो कितनी आ रही है, 3.33 ओम्स आ रही है। तो टोटल रेजिस्टेंस जो है वो रिड्यूस हो गई है एज कम्पेयर टू, अगर पहले तो अच्छी भली 10 ओम्स की रेजिस्टेंस थी, लेकिन जब हमने 10 ओम्स और मजीद 2 रेजिस्टर्स पैरेलल में लगा दिए तो इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस जो है, अगर पहले टोटल रेजिस्टेंस R1 के बराबर ही थी विच इज 10 ओम्स, और अब जो है टोटल रेजिस्टेंस 3.3 हो गई। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस सर्किट की जो है ना वो रिड्यूस हो जाती है अगर हम रेजिस्टर्स को पैरेलल के अंदर कनेक्ट करें। तो पैरेलल के अंदर रेजिस्टर्स को कनेक्ट करने का फॉर्मूला भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये फॉर्मूला होता है, अगर 2 रेजिस्टर होंगे तो 2, 3 रेजिस्टर्स होंगे तो R3 तक, और अगर 4 होंगे तो 1 प्लस 1/R4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर जो है ये बिहेवियर हमें पता चल गया कि पैरेलल सर्किट का बिहेवियर क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस जो है वो रिड्यूस हो जाती है। टोटल करंट डेफिनेटली इंक्रीज होगा, इसलिए कि टोटल रेजिस्टेंस जब रिड्यूस हो रही है तो टोटल करंट बढ़ेगा। टोटल करंट किसके बराबर है, टोटल वोल्टेज अपॉन आर टोटल के। लेट सपोज टोटल वोल्टेज 10 ओम्स है, टोटल रेजिस्टेंस 3.3 ओम्स है जो कि मैंने लास्ट एग्जांपल कराई, तो करंट देखें 3.2 एम्पेयर्स हो गया। यहाँ पर करंट अभी सिंपली सिंपल सर्किट में 1 एम्पेयर था, लेकिन अब टोटल रेजिस्टेंस जो कि रिड्यूस हो गई तो करंट को डेफिनेटली बढ़ना है, तो टोटल रेजिस्टेंस जो है वो हमारी टोटल करंट जो है वो हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है, टोटल करंट बढ़ रहा है, और वोल्टेज अक्रॉस ईच कंपोनेंट वो सेम है पैरेलल सर्किट के अंदर, और करंट अक्रॉस ईच कंपोनेंट इज डिफरेंट। तो ये जनाब थी प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ ली, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मुझे ये देखना है कि ये जो पैरेलल सर्किट होता है उसके अंदर मैं डिफरेंट पैरामीटर्स कैसे डिटरमाइन कर सकती हूँ, टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालूं, टोटल वोल्टेज कैसे निकालूं, टोटल करंट कैसे निकालूं। तो अब हम इसको बारी बारी देखते हैं। अच्छा जनाब, सबसे पहले रेजिस्टेंस मालूम कैसे करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस अभी भी मैंने एग्जांपल दी, अब दोबारा से मैं बता देती हूँ। मिसाल के तौर पे मेरे पास अगर कहीं भी रेजिस्टर्स में सेम वैल्यू के रेजिस्टर्स लगे हुए हैं पैरेलल, तो उनकी टोटल रेजिस्टेंस बजाय फॉर्मूले से हासिल करने के आप डायरेक्ट R/N करके भी हासिल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया। ये देखें, ये आपने फॉर्मूले से मालूम कर रहे हैं, आपको बहुत लंबा सॉल्व करना पड़ रहा है, तो बजाय इसके कि आप ये काम करें, आप डायरेक्ट जो है वो यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, RT इज इक्वल टू R/N विच इज 10/3 विच इज दिस वन। और सीरीज सर्किट के अंदर क्या होता था, सीरीज सर्किट के अंदर अगर रेजिस्टेंस सेम होती थी तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते थे टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए, N/R। ठीक है, लेकिन पैरेलल रेजिस्टर के अंदर हम 10/3 क्योंकि रिड्यूस हो रही है, और सीरीज सर्किट के अंदर टोटल रेजिस्टेंस बढ़ती है तो मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ रिड्यूस हो रही है। अच्छा, दूसरी चीज जो कि इम्पोर्टेंट है यहाँ पर याद रखना वो ये कि जैसे ये मेरे पास रेजिस्टर्स हैं पैरेलल में लगे हुए, इनकी वैल्यू अलग अलग है, लेट सपोज 2 ओम्स 4 ओम्स 6 ओम्स। अब मुझे इनकी टोटल रेजिस्टेंस मालूम करनी है, तो फिर मेरे पास कोई चारा नहीं है, मुझे फॉर्मूला अप्लाई करके टोटल रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। इसको मैंने सॉल्व किया, 1.2 ओम्स रेजिस्टेंस आ रही है। अच्छा, ये मेरा आंसर सही है कि नहीं, बिल्कुल मेरा आंसर सही है, क्योंकि मैं पढ़ चुकी हूँ कि मेरी जो रेजिस्टेंस है वो रिड्यूस होती है ओवरऑल, और रिड्यूस होती है तो कितनी रिड्यूस हो जाती है, इस सर्किट में मौजूद रेजिस्टर सबसे कम वैल्यू जो है 2 ओम्स है। यस, दिस इज द लोएस्ट वैल्यू, तो 2 ओम से भी कम आनी चाहिए वैल्यू, दिस इज द पॉइंट। तो आर टोटल इज वेरी मच लेस देन द लोएस्ट रेजिस्टेंस वैल्यू, आर एल का मतलब है लोएस्ट रेजिस्टेंस वैल्यू। तो इस सर्किट को सॉल्व करने से पहले आपको खुद ही पता चल जाएगा कि अच्छा भाई ये 2 है, 4 है, 6 है, सबसे कम 2 है ओम्स, तो इसका आंसर 2 से कम ही निकलेगा। जब आप सॉल्व करेंगे 2 से अगर कम आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपने काम सही किया हुआ है। अगर कोई कैलकुलेशन के अंदर गलती हो गई और आपका आंसर
लेट सपोज 4.5 आ गया, तो आप उसी वक्त उसको चेक करें कि नहीं ये मैंने कहीं कैलकुलेशन के अंदर गलती की है, मेरा आंसर आना चाहिए 2 से भी कम। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। टोटल रेजिस्टेंस हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। इसके प्रॉब्लम्स, चेकअप प्रॉब्लम ज़रूर कर लें। 1 2 6 7 8 पेज सेक्शन 6.4 का है। उसके अलावा पेज नंबर 16 221 से 222 पे प्रॉब्लम नंबर 16 से 23 तक आप ज़रूर सॉल्व कर लें। ये ज़रूर करिएगा सॉल्व, क्योंकि इसके अंदर 2-3 पार्ट्स ऐसे हैं जिसमें आपको कॉम्प्लिकेटेड से सर्किट दिए हुए, कभी कोई रजिस्टर जो है वो ओपन हो जाता है, कभी कोई रजिस्टर जो है दूसरा रजिस्टर ओपन हो जाता है। तो उस लिहाज से टोटल रेजिस्टेंस जो है वो चेंज हो सकती है, तो वो सॉल्व करना आपको आना चाहिए। अच्छा, सेकंड चीज़ ये कि अब हमारे पास अगर पैरेलल वोल्टेज, पैरेलल कंपोनेंट्स हो तो हम वोल्टेज कैसे डिटरमाइन करें। तो वोल्टेज मालूम करना बहुत आसान होता है पैरेलल सर्किट के अंदर, क्योंकि हम ये प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि जितने भी पैरेलल कंपोनेंट्स होते हैं उनके अंदर वोल्टेज जो होता है वो सेम होता है। तो अब 2-3 तरह की सिचुएशंस आ सकती हैं। एक सिचुएशन तो ये है कि आपको सप्लाई वोल्टेज पता है और आपको इनके अक्रॉस वोल्टेज मालूम नहीं है। तो अगर आपको 10 वोल्ट पता है तो V1 V2 V3 भी वही होगा। ओके। अच्छा, अगर एक सिचुएशन प्रॉब्लम्स इस तरह से भी हो सकती हैं कि आपको सप्लाई वोल्टेज मालूम नहीं है, आपको ये भी V1 V2 भी मालूम नहीं है, लेकिन आपको V3 गिवन है, तो फिर आप अंडरस्टूड सी बात है कि V2 V1 Vs ये सारे के सारे भी 5 वोल्ट्स ही होंगे। अच्छा, एक सिचुएशन ये हो सकती है कि आपको ना तो सप्लाई वोल्टेज मालूम है, ना आपको V1 V2 V3 कुछ भी आपको मालूम नहीं है। आपको बस सिर्फ एक रेजिस्टर के अक्रॉस R1 भी पता है, I1 भी पता है। ठीक है, I1 भी आपको पता है, R1 भी पता है, तो वहां से आप V1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। V1 जब आपने निकाल लिया तो जो V1 होगा वही डेफिनेटली V2 होगा, वही डेफिनेटली V3 होगा, वही डेफिनेटली Vs होगा। वोल्टेजेस सेम होंगे, रेजिस्टेंस और करंट डिफरेंट हो सकते हैं ब्रांचेस के अंदर, लेकिन वोल्टेजेस जो है वो सब में सेम होंगे। तो यही प्रॉब्लम जो है, इसी तरीके से हम वोल्टेज डिटरमाइन करते हैं पैरेलल सर्किट के अंदर। ये बहुत सिंपल है। अगर आपने सीरीज सर्किट को समझ लिया है तो आपको यकीनन पैरेलल सर्किट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसकी भी चेकअप प्रॉब्लम जो है 1 2 3 4 कीजिएगा, 4 ही हैं इसमें। और प्रॉब्लम नंबर 4 to 8 इसको अटैम्प्ट करिएगा पेज नंबर 220 के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर मेरा जो है लेक्चर नंबर 19 फिनिश हो गया है। मैं नेक्स्ट आर्टिकल अब करवा रही हूँ, विच इज हाउ वी कैन डिटरमाइन द करंट इन द पैरेलल सर्किट, एंड दिस इज लेक्चर नंबर 20। ठीक है, लेक्चर नंबर 20 यही है कि हम अब यहाँ पर सीख रहे हैं कि करंट को हम पैरेलल सर्किट में किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं। पैरेलल सर्किट के अंदर करंट डिफरेंट तरीके से हम मालूम कर सकते हैं, ओम्स लॉ के जरिए, किरचॉफ्स करंट लॉ के जरिए, और करंट डिवाइडर फॉर्मूले के जरिए। तो सबसे पहले जो मैं आप लोगों को तरीका बता रही हूँ वो ये है, करंट डिवाइडर फॉर्मूला। उसके जरिए हम देखते हैं कि हम कैसे करंट डिटरमाइन कर सकते हैं। अच्छा, करंट डिवाइडर फार्मूला बेसिकली है क्या? करंट डिवाइडर फार्मूला मिसाल के तौर पे मेरे पास एक ही सर्किट है, इसमें 3 कंपोनेंट्स पैरेलल लगे हुए हैं, R1 R2 R3। तो मुझे ये बात मालूम है कि I1 I2 I3 जो कि करंट की वैल्यू है अक्रॉस रजिस्टर R1 R2 R3, ये डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो मुझे अब करंट मालूम करना है कि करंट इसमें क्या है। तो I1 बेसिकली क्या है, I1 बराबर है V1 अपॉन R1 के, ये मुझे जो है ना पता होना चाहिए। और V1 जो है वो क्या चीज़ है, V1 यहाँ पर अगर मैं देखूं तो V1 तो बेसिकली V टोटल ही है ना। V1 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, V टोटल अपॉन R1। और V टोटल के बजाय मैं अगर इस तरह से लिख दूँ R टोटल अपॉन I टोटल, यानी V इज इक्वल टू IR होता है ना, तो V टोटल की जगह मैं लिख दूँ अगर R टोटल और I टोटल, तो फिर मैं I1 मालूम कर सकती हूँ। तो दिस इज द बेसिक फार्मूला फॉर द करंट इन अक्रॉस R1, एंड दिस फार्मूला इज नोन एज द करंट डिवाइडर रूल, कि करंट इसी रूल के तहत डिवाइड होता है। I2 मालूम करना होगा तो R2 नीचे आ जाएगा, I3 मालूम करना होगा तो R3 नीचे आ जाएगा, ऊपर RT IT फिक्स है। ठीक है, सोर्स वोल्टेज ऊपर फिक्स है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द करंट डिवाइडर रूल, और इसी फॉर्मूले की मदद से हम डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर करंट पता कर लेते हैं। बेसिकली मुझे करंट डिवाइडर रूल, वोल्टेज डिवाइडर रूल पसंद है, क्योंकि हम बहुत शॉर्ट तरीके से इससे करंट डिटरमाइन कर सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के। इसमें स्टेप्स की ज़रूरत नहीं होती कि अच्छा भाई हम फिर पहले वी टोटल निकालें फिर अलग फॉर्मूला लगा रहे हैं,
होता तो वही है काम सारा, लेकिन ये कि बस एक डायरेक्ट एक इसी फॉर्मूले में डायरेक्ट काम हो जाता है सारा, वन स्टेप में, वन गो में काम हो जाता है। तो ये इस वजह से मुझे बहुत पसंद है एग्जाम्पल। तो सीरीज सर्किट के अंदर क्या था, सीरीज सर्किट के अंदर वोल्टेजेस जो थे वो अलग अलग होते थे, करंट यहाँ अलग अलग है, यहाँ करंट डिवाइडर रूल अप्लाई कर रहे हैं, सीरीज में वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई करते थे। वोल्टेज डिवाइडर रूल का फॉर्मूला जो था वो ये था, ठीक है। तो उसमें भी ये है कि ओम्स लॉ से करेंगे तो अलग अलग, पहले करंट मालूम करें, ठीक है, और फिर उसके बाद वोल्टेज मालूम करें अक्रॉस डिफरेंट कंपोनेंट्स। यहाँ पे हम डायरेक्ट एक ही फॉर्मूला डायरेक्ट एक ही वक्त में अप्लाई कर देते हैं सब्स्टिट्यूशन करके, तो ये आसान एक ही गो में काम हो जाता है। तो अब हम करंट डिवाइडर रूल का एक एग्जांपल करते हैं। ये एग्जांपल 6.7 है, पेज नंबर 200 पे। इसमें आपको एक सर्किट दिया हुआ है, ये सर्किट है, और इसके अंदर करंट आपको गिवन है 10 मिली एम्पेयर्स, ठीक है, 10 मिली एम्पेयर्स। और R1 R2 R3 की वैल्यू आपको पता है, I1 I2 I3 आपको मालूम करना है। और करंट डिवाइडर रूल से आपसे कहा हुआ है कि आप पता करें। तो करंट डिवाइडर रूल का जो फॉर्मूला है हम उसको यूज़ करेंगे। उसमें हमें आर टोटल चाहिए, आई टोटल चाहिए। तो आर टोटल हमें मालूम नहीं है, आर टोटल हम पहले निकाल लेंगे इस वाले फॉर्मूले से। सॉल्व करके जब हम निकालेंगे ये सब वैल्यूज, तो अ, मेरा आंसर सॉरी, मेरा आंसर जो है वो निकल रहा है 111। तो आंसर एक रफ चेक करके मुझे पता चल जाएगा कि सही निकल रहा है। क्यों सही निकल रहा है? इसलिए कि तीनों रेजिस्टेंस में सबसे छोटी रेजिस्टेंस 220, 220 से कम ही आंसर आना चाहिए। टोटल रेजिस्टेंस रिड्यूस होती है पैरेलल सर्किट के अंदर, तो दिस आंसर इज ओके। टोटल आर टोटल निकाल लिया, अब हम आई टोटल पता होना चाहिए। आई टोटल हमें गिवन है 10 मिली एम्पियर्स। तो हम बारी बारी फिर क्या करेंगे, I1 I2 और I3 डिटरमाइन कर लेंगे। ये डिफरेंट डिफरेंट I1 I2 और I3 की वैल्यूज हमें पता चल गई। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, चेकिंग आंसर सही आया कि नहीं आया, इसका एक क्रॉस चेक ये भी है कि जो टोटल करंट है वो बराबर होगा यकीनन I1 I2 और I3 के, क्योंकि जो टोटल करंट जा रहा है वही डिवाइड हो रहा है I1 I2 और I3 में। तो हम चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं। तो रफ चूंकि मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ तो मैं रफ वैल्यू लिख देती हूँ। 1.6 को अप्रोक्सीमेट कर लिया मैंने 2, ये 3 ले लिया, राउंड ऑफ करके ये 5 ले लिया, ठीक है। 2 3 5 10 आ रहा है आंसर। इसका मतलब है कि मेरी कैलकुलेशन ठीक है, टोटल करंट 10 ही आना चाहिए, 10 मिली एम्पियर्स। तो आपने देखा कि हमने ना सिर्फ करंट डिवाइडर रूल से ब्रांच करंट्स मालूम किए, बल्कि हम साथ साथ चेकिंग भी करते जा रहे हैं कि हमारे आंसर ठीक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस चेक करने का तरीका यही है इसमें कि टोटल रेजिस्टेंस शुड बी लेस देन द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। सीरीज सर्किट में क्या होता था कि टोटल रेजिस्टेंस मस्ट बी ग्रेटर, ठीक है, लार्जर वैल्यू होनी चाहिए, और लार्जर होनी चाहिए, सबसे बड़ी वाले से भी लार्जर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट रूल है, रिड्यूस होना चाहिए, रिड्यूस सबसे छोटे वाले से भी रिड्यूस होना चाहिए। अच्छा, करंट जो है ब्रांच करंट, ये इस रूल को फॉलो करेंगे, और सच डेट I1 इज लेस देन I2, सॉरी, एंड I2 इज लेस देन I3। क्यों? क्योंकि R1 जो है वो सबसे ज्यादा बड़ा है, तो करंट उसमें कम होगा। फिर R2 जैसे जैसे जो है वो रिड्यूस होता जा रहा है, करंट की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी इनके अंदर, ठीक है। तो ये भी हमारा एक क्रॉस चेक हो गया, R1 सबसे ज्यादा था तो यहाँ करंट कम था। फिर जैसे जैसे R2 बढ़ता जा रहा है तो करंट, सॉरी, डिक्रीज होती जा रही है रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो करंट हमारा बढ़ता जा रहा है। तो ये हमारा क्रॉस चेक हो गया। अच्छा, एक एग्जाम्पल जो है वो 6.18 है, वो भी बिल्कुल इसी तरीके की है अगर आप उसको देखें। तो इसमें हमसे ये सर्किट है, ये वाला सर्किट, इसके अंदर हमें R1 R2 गिवन है, टोटल करंट गिवन है, और हमसे ब्रांच करंट मालूम करने के लिए कह रहे हैं I1 I2 करंट डिवाइडर रूल के जरिए। तो उसमें वही अगेन फिर हमें टोटल रेजिस्टेंस चाहिए होगी। टोटल रेजिस्टेंस पहले हम पता करेंगे, एंड टोटल रेजिस्टेंस शुड बी लेस देन 47, क्योंकि इन दोनों के कंपैरेटिवली लेस वैल्यू 47 है, तो 47 से भी लेस आनी चाहिए हमारी वैल्यू। उसको सॉल्व करिएगा, आरटी की जो भी वैल्यू आ रही है उसको यहाँ पर रखिएगा। ये मैंने एक राउंड ऑफ फिगर ले लिया अपने अंदाजे से कि 45 ले लिया, क्योंकि 47 से कोई भी वैल्यू कम होगी, अंदाजे से मैंने 45 ले लिया, लेकिन आप इसको प्रॉपर सॉल्व करिएगा, ठीक है। और फिर वही करंट डिवाइडर रूल का फॉर्मूला लगाया और फिर मैंने वैल्यू डिटरमाइन कर ली, डेट्स इट। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है करंट डिवाइडर रूल की। ये प्रॉब्लम नंबर 34 है, 224 पेज पे। ये तो आपने खुद ही करनी है, इसमें भी वही सिंपल है। R1 R2 जो है वो आपको गिवन है,
करंट आपको I1 I2 मालूम करना है, करंट डिवाइडर रूल से ही करेंगे। 34 35 36 ये सब सेम है। 34 35 36 37 मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। 37 के अंदर ये वाला सर्किट है, इसमें आपको R1 R2 R3 R4 सारी रेजिस्टेंस जो है वो मालूम करनी है। सिर्फ टोटल रेजिस्टेंस आपको गिवन है और टोटल करंट आपको गिवन है। उसके अलावा आपको I1 I2 गिवन है, I4 गिवन है, I3 आपको गिवन नहीं है। तो वही करंट डिवाइडर रूल से करना है, तो भाई करंट डिवाइडर रूल का फॉर्मूला हम डायरेक्ट लगा देंगे। I1 का फॉर्मूला ये होता है, I2 का ये, I3 का ये, I4 का ये। तो अब हमें I1 जो है वो गिवन है, RT गिवन है, I टोटल गिवन है, तो यहाँ से हम R1 मालूम कर लेंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 से R1, इक्वेशन नंबर 2 से R2 और इक्वेशन नंबर 3 से जो है ना अब हम I3 मालूम नहीं कर सकते, R3 मालूम नहीं कर सकते क्योंकि इसमें हमें I3 पता ही नहीं है, उसको छोड़ देते हैं। फिर R4 पता कर लेते हैं। ठीक है, R4 पता कर लेंगे। अब फिर इस मसले को हल करते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम है। तो अब हमें R3 और I3 दोनों पता करने हैं। तो एक तरीका तो ये होता है कि सबसे पहले आप I3 मालूम कर लें। I3 किसके बराबर होगा? टोटल करंट जो है ना वो हमें पता है 15.53 एम्पियर्स, मिली एम्पियर्स है या एम्पियर्स है, इसको कंफर्म कर लीजिएगा। अब और बाकी हम I1 I2 और I4 निकाल चुके हैं। तो हम जो है वो टोटल में से, टोटल करंट में से ये जब जब करंट माइनस कर देंगे तो डेफिनेटली I3 हमारे पास आ जाएगा। जब I3 हमारे पास निकल गया तो हम I3 को यहाँ पर रखेंगे और फिर R3 भी निकाल लेंगे। ठीक है, एक तरीका तो ये है। बाकी एक तरीका फिर ये है कि आप क्या करें कि आर टोटल का फॉर्मूला आपको मालूम है कि आर टोटल का फॉर्मूला ये होगा। आर टोटल आपको पता है, R1 R2 और R4 आप निकाल चुके हैं। यहाँ से आप R3 डिटरमाइन कर लेंगे। जब आप R3 डिटरमाइन कर लेंगे तो R3 की वैल्यू उधर रख दीजिएगा और फिर कॉरस्पॉन्डिंगली I3 यहाँ से डिटरमाइन कर लीजिएगा। ठीक है, I3 आप यहाँ से भी डिटरमाइन कर सकते हैं, I3 आप यहाँ से भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो जिस तरीके से भी आप करना चाहें, जो तरीका आपकी समझ में आए, आप कोई सा भी फॉर्मूला लगा के मालूम कर सकते हैं वैल्यू। ठीक है, तो दिस इज द एंड ऑफ द वोल्टेज डिवाइडर, सॉरी करंट डिवाइडर रूल टेक्निक। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला दूसरे दो तरीके देखेंगे जिसके ज़रिए हम करंट डिटरमाइन कर सकते हैं पैरेलल सर्किट में। नाउ लेक्चर इज़ फिनिश्ड। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।